Bismillahirrahmanirrahim. The topic of today's discussion is determination of the temperature at which beetroot cells lose their permeability. मीन के जैसे जैसे अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रूट बीट सेल जो है उनकी परमेबिलिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। तो इसको हम कंपैरिजन करेंगे एंथोसायनिन के साथ, जो कि वैक्यूल के अंदर एक रेड कलर का पिगमेंट है, जिसकी वजह से बीट रूट जो है उसका कलर रेड आ रहा होता है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वैसे वैसे एंथोसायनिन जो है वो वैक्यूल के अंदर से मूव करेगा, कीटोनोप्लास्ट जो वैक्यूल की मेम्ब्रेन है उसको क्रॉस करेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्रॉस करेगा और उस डिस्टिल वाटर के अंदर आ जाएगा, जिस डिस्टिल वाटर के अंदर हम इसको प्लेस करेंगे। तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो हम देखेंगे कि वैसे वैसे जो मीडियम है, यानी कि जिस डिस्टिल वाटर के अंदर हमने रखा हुआ बीट रूट को, वो वाटर ज़्यादा जो पिगमेंट देना शुरू कर देता है, वो वाटर ज़्यादा डार्क रेड होना शुरू हो जाता है। तो जितना ज़्यादा डार्क होगा इट मीन उतना एंथोसायनिन जो है वो वैक्यूल से मूव कर चुका है, उस डिस्टिल वाटर के अंदर आ चुका है। तो इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। तो जिस जिस केमिकल अपरेटस को हम इसके अंदर लेंगे, वो केमिकल अपरेटस के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास डिस्टिल्ड वाटर होना चाहिए, उसके साथ बीट रूट होनी चाहिए। बीट रूट के हमने क्या करने हैं, सिलेंडर लेने हैं। उस सिलेंडर लेने के लिए हम कार्क बोरर का इस्तेमाल करेंगे। वाटर बाथ होना चाहिए और कोशिश करें कि ऐसा वाटर बाथ हो जिसका जो टेम्परेचर है वो 80 तक जा सके, 80 टेम्परेचर जो है वो बियर कर सके, या 80 सेल्सियस टेम्परेचर को मेंटेन कर सके, ऐसा वाटर बाथ जो है वो सिलेक्ट करें। कार्क बोरर होने चाहिए। ये बेसिकली डिवाइस होती है। इस डिवाइस से हम क्या करेंगे, जो बीट रूट सेल्स हैं, जो बीट रूट है, उस बीट रूट के हम सिलेंडर बनाएंगे इस कार्क बोरर की मदद से। डिफरेंट साइजेस के होते हैं, हम कोशिश करेंगे सूटेबल साइज को लें। टेस्ट ट्यूब स्टैंड लेंगे, टेस्ट ट्यूब्स होंगी और क्लोरीमीटर होगा। क्लोरीमीटर हमारे पास एक ऐसी डिवाइस है जो डिफरेंट विजिबल स्पेक्ट्रम की जो वेवलेंथ है उनको मिट करती है और उनको ऑब्जॉर्ब करती है। तो हम इसकी ओमिशन और इसकी जो ऑब्जॉर्प्शन है उसके सेंटर में क्यूबर्ड के अंदर आप लिक्विड रख देंगे, जिस लिक्विड के अंदर हमने बीट रूट के ट्यूबर को या सिलेंडर को हमने प्लेस किया था। तो जितने परसेंट ओमिशन हो रही है हम देखेंगे अब्जॉर्प्शन कितने परसेंट हो रही है। अगर 100% ओमिशन हो रही है, 80% अब्जॉर्प्शन हो रही है, इट मीन 20% जो है वो इन बिटवीन दी पैसेज जो है कीवर्ड के थ्रू क्या हो गई है, अब्जॉर्ब हो गई है। क्लोरीमीटर के कोई हमने जो सेटिंग है वो, क्योंकि डिफरेंट कलर के ऊपर की लाइट जो डिफरेंट कलर की लाइट को इमिट कर रहा होता है, तो हमने क्या करना है, हमने उसकी जो लाइट को ग्रीन के ऊपर सेट कर लेना है, क्योंकि एंथोसायनिन जो मैक्सिमम लाइट अब्जॉर्ब कर सकता है वो ब्लू ग्रीन रीजन को मैक्सिमम अब्जॉर्ब करता है। तो इसका एम और ऑब्जेक्टिव क्या होगा वो हम देख लेते हैं। द एम ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट इज टू लुक एट हाउ टेम्परेचर हैज एन इफेक्ट ऑन द मूवमेंट ऑफ पिगमेंट थ्रू अ बीट रूट मेम्ब्रेन। क्योंकि मैं ये बता चुका हूँ कि एंथोसायनिन जिसकी वजह से बीट रूट जो है वो रेड होती है, वो वैक्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है। तो हम ये देखेंगे किस तरह से बीट रूट के वैक्यूल से, बीट रूट सेल के वैक्यूल से एंथोसायनिन मूव करके उस डिस्टिल वाटर के अंदर आता है जिसके अंदर आपने बीट रूट सिलेंडर को प्लेस करना है। So this will involve investigating how the membrane in the beetroot will lose its permeability, split and release the red pigment anthocyanin। तो अगर तो टेम्परेचर के इंक्रीज करने के साथ साथ डिस्टिल वाटर का जो कलर है वो रेड होना शुरू हो जाता है, रेड से डार्क रेड होना शुरू हो जाता है। इट मीन कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उतना जो रेड पिगमेंट है वो वैक्यूल से उस डिस्टिल वाटर के अंदर आ रहा है। तो बीट रूट सेल जो है वो इस तरह से होते हैं। ये हमारे पास एक बीट रूट सेल जो है उसका स्ट्रक्चर आया गया। अगर आप देखेंगे बाहर की तरफ इसकी सेल वॉल है, ये अंदर की तरफ इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये ब्लैक कलर की जो आपको नज़र आ रही है ये टोनोप्लास्ट है, वैक्यूल की मेम्ब्रेन है। वैक्यूल की मेम्ब्रेन से बाहर की तरफ न्यूक्लियस पड़ा है और जो कलर रेस्ट रीजन है ये हमारे पास साइटोप्लाज्म है। हमने देखना क्या है कि जो रेड पिगमेंट जो कि यहाँ पे वैक्यूल के अंदर प्रेजेंट है, ये टेम्परेचर के इफेक्ट के साथ कैसे मूव करता है, कैसे क्रॉस करते हैं स्टोनोप्लास्ट को, टोनोप्लास्ट क्रॉस करते हुए सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके यहाँ पे हमने जो डिस्टिल वाटर रखा है उसके अंदर आ जाता है। और हम ये भी देखेंगे कि इसका टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट आ रहा है। क्या टेम्परेचर को इंक्रीज करने से ये जो मूवमेंट है फ्रॉम इनर साइड टू आउटर साइड ये इंक्रीज हो जाती है। अगर ये इंक्रीज होगी तो इट मीन्स के जो रूट सेल की परमेबिलिटी है वो इंक्रीज हो रही है। अगर ये इंक्रीज नहीं होगी तो इट मीन्स के रूट सेल की जो परमेबिलिटी है वो इंक्रीज नहीं होगी। तो इसके अंदर हम जिस प्रोसीजर को अडॉप्ट करेंगे वो हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले हमने क्या करना है कि बीट रूट लेनी है। उस बीट रूट के हमने कार्क बोरो की मदद से बीट रूट सिलेंडर बना लेने हैं। कोशिश करनी है कि आप जो सिलेंडर बनाएंगे वो तमाम इक्वल साइज के, उनकी लेंथ विड्थ तो एक जैसी होगी क्योंकि आप कार्क बोर्ड यूज कर रहे हैं, उनकी लेंथ है वो भी एक जैसी होनी चाहिए।
उसके बाद आप क्या करेंगे, जो बीट रूट सिलेंडर आपने बनाए हैं उन बीट रूट सिलेंडर्स को आप 5 मिनट्स के लिए रनिंग वाटर के अंदर प्लेस कर देंगे। क्या, क्यों, ताकि अगर कोई पिगमेंट लीक हो चुका है, अगर कोई सेल ब्रस्ट हो गया, तो उसमें जो पिगमेंट लीक हुआ है वो पिगमेंट उस टैप वाटर के थ्रू रनिंग वाटर के अंदर मिक्स हो जाए और कोई ऐसा पिगमेंट ना रहे जिसकी मेम्ब्रेन ब्रस्ट हुई हो और वो अटैच रह जाए रूट सिलेंडर के साथ। उसके बाद आपने क्या करना है, प्रिपेयर 5 टेस्ट ट्यूब्स, और हर टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने क्या करना है, 10 ml डिस्टिल वाटर डाल देना है। तो ये जो 5 टेस्ट ट्यूब आप लेंगे, आपने उनके अंदर अपने जो बीट रूट सिलेंडर्स हैं जो कि आपने इक्वल साइज के बनाए हैं, आपने उनको प्लेस कर देना है। उसके बाद आपने जो 5 टेस्ट ट्यूब बनाई हैं उनमें से जो पहली टेस्ट ट्यूब है उसको आपने 0 सेल्सियस पे प्लेस करना है। तो 0 सेल्सियस के लिए आप आइस को यूज़ कर सकते हैं, उसको आइस के अंदर प्लेस करेंगे। बाकी जो रिमेनिंग 4 आपके पास टेस्ट ट्यूब्स आ गई हैं, आपने उनको टेम्परेचर, मुख्तलिफ टेम्परेचर के ऊपर प्लेस कर देना है। फॉर एग्जांपल एक को आप 20 सेल्सियस पे प्लेस कर देंगे, एक को 40 पे, 60 और 80 पे आपने 30 मिनट्स के लिए प्लेस करना है। अब ये टेम्परेचर आप सेट कैसे करेंगे, आप इसके लिए 4 डिफरेंट वाटर बाथ जो यूज़ करेंगे। पहला जो वाटर बाथ है उसका टेम्परेचर आप 20 सेल्सियस पे कर देना है, दूसरे का आप 40 पे, फिर 60 पर, 80 पे। और आपने जब इस वाटर बाथ को हीटअप करना शुरू कर लेना है तो आपने थर्मामीटर से मेक श्योर कर लेना है कि जो रिस्पेक्टिव वाटर बाथ उसका टेम्परेचर जो है वो गेन हो चुका है। 20 वाले का 20 हो चुका है, 40 वाले ने 40 गेन कर ली। उसके बाद आपने अपनी टेस्ट ट्यूब को 30 मिनट्स के लिए उसके अंदर प्लेस करना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, आफ्टर द मेंशन टाइम यानी कि 30 मिनट्स के बाद आप उन 5 टेस्ट ट्यूब को निकालेंगे। निकालने के बाद आपने उन पर जो लिक्विड है, जो लिक्विड कलर लिक्विड हो चुका है, उस लिक्विड को आपने किसी दूसरी जो है वो क्लीन टेस्ट ट्यूब के अंदर प्लेस कर देना है। तो उसके बाद आपने लेबल कर देना है ताकि आपको पता रहे कि 0 सेल्सियस वाले का लिक्विड आपने किस टेस्ट ट्यूब के अंदर डाला है, 20 वाले का किस में डाला है और 40 वाले का किस में डाला है। तो आपने इसी तरह से 5 जो टेस्ट ट्यूब है उनका लिक्विड जो है वो क्लीन टेस्ट ट्यूब के अंदर, फ्रेश टेस्ट ट्यूब के अंदर ट्रांसफ़र कर लेना है। उसके बाद आप जब वो ट्रांसफ़र कर लेंगे तो आपने क्लोरीमीटर के मदद से उसकी क्या लेनी है, रीडिंग लेनी है। अब क्लोरीमीटर से रीडिंग आप कैसे लेंगे, इस रीडिंग लेने के लिए से पहले आपने उसको ब्लैंक या टेयर कर लेना है, तो उसकी कैलिब्रेशन कर लेनी है। तो रीडिंग लेने के लिए आप जो आपके पास लिक्विड आया है, आप उस लिक्विड को क्यूबट के अंदर डालेंगे, उस कीवर्ड को आप प्लेस करेंगे क्लोरीमीटर के अंदर। क्लोरीमीटर की जो स्टैंडर्डाइजेशन है, जो कैलिब्रेशन है, वो आप करेंगे किसके ऊपर, ग्रीन वेवलेंथ के ऊपर, क्योंकि ये मैक्सिमम ब्लू ग्रीन रीजन को ऑब्जॉर्व कर रहा होता है, इसलिए हम उसकी ग्रीन रीजन के ऊपर उसकी सेटिंग जो है वो कर देंगे, कैलिब्रेशन कर देंगे। तो जब आप उसके बाद आप जो आपके पास 5 सैंपल हैं उनकी आप रीडिंग लेंगे। रीडिंग लेने के बाद आप क्या करेंगे, उसको कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि टेम्परेचर का उसके ऊपर क्या अफेक्ट आ रहा है। तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे, विजुअल भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, उस टेम्परेचर के इंक्रीज होने के साथ साथ जो डिस्टिल वाटर उसका कलर जो है वो डार्क रेड होता जा रहा है। तो इसके बाद इसका कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन करने के बाद आपने एक टेबल बनाना है, टेबल के साथ आप एक ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे। ये जो आपको टेबल नज़र आ रहा है ये बेसिकली हमने सपोज्ड वैल्यू ली है, ये एक्चुअल वैल्यूज़ नहीं है। तो हम पहला जो हमारे पास कॉलम है वो सीरियल नंबर आ जाएगा, सेकंड जो हमारे पास सीरियल नंबर आ जाएगा, सेकंड जो हमारे पास कॉलम है वो टेम्परेचर है, सेल्सियस में ले लेंगे, और थर्ड जो कॉलम है हमारे पास ये अब्जॉर्बेंस आ जाएगी, ग्रीन लाइट की ये आपने जो अब्जॉर्बेंस ली है क्लोरीमीटर के थ्रू। तो ये आप देख रहे हैं 0 पे जो अब्जॉर्बेंस है वो 5% है, 20 पे 14% है, 40 पे 39% है, 60 पे 72% है, 80 टेम्परेचर के मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन है जो कि 86% है। उसके बाद आप एक लाइन ग्राफ बना लेंगे, वो लाइन ग्राफ इस तरह से बनेगा। अब जब इस लाइन ग्राफ का आप एनालाइज करेंगे तो आप ये देख सकेंगे कि जो 0 से 20 तक सेल्सियस टेम्परेचर है, यहाँ पे जो वेरिएशन आ रही है, जो परमिबिलिटी लूज हो रही है बहुत कम हो रही है। मैक्सिमम जो परमिबिलिटी लूज हो रही है वो 20 से 60 तक जो सेल्सियस टेम्परेचर है यहाँ पे लूज हो रही है। अब 60 से ऊपर जाएंगे तो मेम्ब्रेन जो है वो ब्रस्ट कर जाएगी, तो मैक्सिमम जो इसकी परमिबिलिटी है वो लूज हो जाएगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे जो बीट रूट सेल्स की मेम्ब्रेन है वो अपनी परमिबिलिटी को लूज करती हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर देयर इज अ लॉस ऑफ परमिबिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।